हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू पे आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स ऑफ 15 दिसंबर 2020। तो गाइस जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। और जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एनटीपीसी का मेगा मॉक टेस्ट जो है वो आ गया है, आप उसको जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी प्रिपरेशन किस लेवल तक की पहुंची है आपकी। और साथ ही जो बच्चे यूपी पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मेंस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले हम प्रीवियस डे के क्वेश्चंस और न्यूज़ देख लेते हैं, फिर हम आज के क्वेश्चंस एंड न्यूज़ देखेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ बिकम द फोर्थ अरब कंट्री टू एंड हॉस्टिलिटीज विद इजराइल आफ्टर यूएई, बहरीन एंड सूडान। यूएई, बहरीन और सूडान के बाद कौन सा देश इजराइल के साथ शत्रुता समाप्त करने वाला चौथा अरब देश बन गया है। लेट्स सी कि कितना आपको याद है, कितने अच्छे से आपने कल के करंट अफेयर्स पढ़े हैं। कतर, मोरक्को, इराक एंड तुनीसिया। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मोरक्को। तो मोरक्को ने हाल ही में जो यूएस ब्रोकर डील है उसके अंतर्गत इजराइल के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज करने का फैसला किया है और इसके साथ साथ यूएस मोरक्को की सॉवरनिटी वेस्टर्न सहारा पर उसको मंजूरी देगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। और इस तरह से मोरक्को जो है तैयार हुआ है इजराइल के साथ अपने संबंध को सामान्य करने में। मोरक्को की हम बात करें तो मोरक्को जो है ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है, अफ्रीका के उत्तरी भाग में। और ये अपना बॉर्डर जो है मेडिटेरेनियन सी, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा, अटलांटिक ओशन के साथ शेयर करता है। और मोरक्को और अल्जीरिया में जो ये वेस्टर्न सहारा का ऊपर सॉवरेनिटी है इस पर झड़प है। रबात इसकी कैपिटल है। कैपिटल क्या है इसकी? रबात है। दिस इज द कैपिटल ऑफ मोरक्को और इसकी करेंसी है मोरक्कन दिरहम। ओके, ये इसकी करेंसी है और करेंटली इसके प्राइम मिनिस्टर हैं सदादीन ओतमानी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एज पर द रीसेंट रिपोर्ट ऑफ इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ लीगली ट्रेडेड वाइल्ड लाइफ। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कानूनी रूप से कारोबार वाले वन्य जीवों का सबसे बड़ा आयातक है? यूएस, चाइना, इंडिया एंड जर्मनी। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि यूएसए। तो ये जो रिपोर्ट रिलीज हुई थी इसमें बताया गया कि जो लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है ये 2000% बढ़ गया है। ठीक है, पिछले 4 दशकों में ये 2000% बढ़ गया है और 2005 से देखें तो 500% की बढ़ोतरी हुई है। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि यूरोपियन यूनियन और यूएस में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के और यूएस जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर है लीगली ट्रेडेड वाइल्ड लाइफ का। इसके अलावा इलीगल जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है इसको रोकने के लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा जो है आया था कन्वेंशन, इसको साइट्स भी कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स की बात करता है, ये फिशरीज और फॉरेस्ट्री रिसोर्सेज को कवर नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज पीएम मोदी एड्रेस्ड वर्चुअल ग्लोबल क्लाइमेट समिट ऑन डैश एनिवर्सरी ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की कौन सी वर्षगांठ पर वर्चुअल ग्लोबल क्लाइमेट समिट को पीएम मोदी द्वारा संबोधित किया गया? 1st, 3rd, 5th एंड 10th। जल्दी से बताइए कौन सी एनिवर्सरी थी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 5th थी। 5th क्यों थी? क्योंकि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 में जब COP21 हुआ था, ठीक है, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 हुआ था पेरिस में, उस टाइम पर ये एग्रीमेंट हुआ था और ये 2016 में फोर्स में आया था। ये यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC का ये एक इनिशिएटिव है, उसकी एक पहल है। अच्छा, नेक्स्ट जो COP26 होगा ये कहाँ पर होगा? ये ग्लासगो में होगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके। ठीक है, ये यहाँ पर होगा। और जो पेरिस एग्रीमेंट है इसमें सारी कंट्रीज़ ने ये प्रण लिया था, इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज है
इसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर्गत रखा जाएगा अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हु हैज बीन नेम्ड एज द टाइम्स मैगजीन 2020 पर्सन ऑफ द ईयर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम पत्रिका 2020 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन, कमला हैरिस, बोथ बी एंड सी। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो बाइडन और कमला हैरिस दोनों को जॉइंटली टाइम्स मैगजीन 2020 पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। ये जो पर्सन ऑफ द ईयर का टाइटल है ये स्टार्ट हुआ था 1927 में, और इसके जो इनॉग्रल होल्डर थे, यानी कि किसको सबसे पहले टाइटल मिला था, तो चार्ल्स लिंडबर्ग को सबसे पहले ये टाइटल जो है वो मिला था। इसके अलावा 1930 में महात्मा गांधी को भी टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर जो है डिक्लेयर किया गया था। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 2019 में जो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग, तो ग्रेटा थनबर्ग को पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया था और वो यंगेस्ट इंडिविजुअल विनर बनी थी इस टाइटल की। इसके अलावा 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को डिक्लेयर किया गया था एज द पर्सन ऑफ द ईयर। 45th यूएस प्रेसिडेंट हैं ये। और जो बाइडन और जो कमला हैरिस हैं ये हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट और यूएस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट बने हैं। और कमला हैरिस जो हैं ये पहली विमेन, पहली अफ्रीकन अमेरिकन और पहली एशियन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूएस की। ठीक है, शी इज़ नाउ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट और जनवरी में ये दोनों ओथ लेंगे और दे विल बिकम द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस mRNA वैक्सीन कैंडिडेट HGCO19। निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले स्वदेशी mRNA वैक्सीन उम्मीदवार HGCO19 को विकसित किया है? बायोकॉन, जेनोवा, HDTT बायोटेक एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जेनोवा। जेनोवा को हाल ही में अप्रूवल मिल गया है फेज 1 और फेज 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। उसकी वैक्सीन कैंडिडेट HGCO19 और ये पहली इंडिजिनस mRNA वैक्सीन है, यानी मैसेंजर RNA ये वैक्सीन है। इसमें क्या होता है कि जो सिंथेटिक RNA होता है उससे प्रोटीन्स बनते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बॉडी में, और ये जो है काफ़ी सेफ होती है, नॉन इन्फेक्शस होती है, इससे जो है डिजीज़ कॉज नहीं होता है। और ये जो वैक्सीन है इसको फंड जो है जो अपना प्रोजेक्ट है इंडसेपी, ठीक है, इंडिया सेट्रिक एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस थ्रू रैपिड वैक्सीन डेवलपमेंट, उसने इसको फंड किया है। इंडसेपी को जो है भारत में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो इसने इसके डेवलपमेंट को सपोर्ट किया था। अच्छा, इसके अलावा अभी आपने सुना होगा एक वैक्सीन Pfizer बायोएनटेक के द्वारा बनाई गई है, जिसको यूके ने अप्रूवल दे दिया है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। वहीं यूएस ने भी इसको अप्रूवल दे दिया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ FDA, और इसको इंडिया में भी इसने जो है अप्लाई किया है फॉर द अप्रूवल। एंड इसके अलावा भारत से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर वैक्सीन डेवलप कर रहा है, इसने भी अप्लाई किया है फॉर द इमरजेंसी अप्रूवल। इसके अलावा भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है, ठीक है, इसके लिए भी एप्लीकेशन दी गई है कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इमरजेंसी अप्रूवल दिया जाए। ठीक है, तो दैट इज़ ऑन होल्ड टिल नाउ, अभी तक उसका फाइनल अप्रूवल नहीं दिया गया है, इट इज़ एन अंडर प्रोसेस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वेयर डिड 9th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट स्टार्ट ऑन 11 दिसंबर 2020। 11 दिसंबर 2020 को 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। देहरादून, शिलोंग, ईटानगर एंड दिसपुर। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कहाँ पे शुरू हुआ है ये? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है, यानी कि देहरादून। जो फर्स्ट सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट था ये कहाँ पर हुआ था? ये नैनीताल में हुआ था। और जो इससे पहले 8th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट था ये कहाँ पर हुआ था? ये शिलोंग में हुआ था, शिलोंग मेघालय में हुआ था।
एंड इसका जो थीम है इस वाले समिट का, 9th समिट का, वो है इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग अ रेजिलिएंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी, अडेप्टेशन, इनोवेशन एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, और जो वर्ल्ड इंटरनेशनल माउंटेन डे है, इंटरनेशनल माउंटेन डे, ये कब मनाया जाता है? ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष का इसका थीम था फॉर द ईयर 2020 बायोडाइवर्सिटी, माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, पर्वतीय जैव विविधता, माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। और इसके संरक्षण के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है दैट इज 15 लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हु इज द करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ के वर्तमान कार्यकारी निदेशक कौन है? हेनरिटा एच फोर, गाय राइडर, डेविड मेलपास एंड ऑड्रे अजोले। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कौन है करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है हेनरिटा एच फोर। गाय राइडर जो है ये ILO के जो है करंटली प्रेसिडेंट है, या फिर कह सकते हैं डायरेक्टर जनरल है। और ILO की चेयरमैनशिप जो है, ILO की जो चेयरमैनशिप है ये काफ़ी वर्षों बाद भारत को मिली है। और अभी ILO के जो चेयरमैन हैं वो भारत के लेबर सेक्रेटरी हैं, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, अपूर्व चंडेला है। ठीक है, डेविड मलपस जो हैं ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के या फिर वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। ऑड्रे अजोले जो हैं ये यूनेस्को की हेड हैं, शी इज़ द करंट हेड ऑफ यूनेस्को। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यूनिसेफ की हम बात करें तो यूनिसेफ का जो फॉर्मेशन है, अभी 11 दिसंबर को इसका फॉर्मेशन डे मनाया गया था। सो यूनिसेफ जो है 11 दिसंबर 1946 में फॉर्म हुआ था एज द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है वो बाद में चेंज करके यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड रख दिया गया था। एंड जो इसके हेडक्वार्टर हैं ये न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, न्यूयॉर्क US में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और ये बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है, फंडिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस जो है प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है, 1 दिसंबर, 1 मई, 12 दिसंबर एंड 16 सितंबर। तो जल्दी से बताइए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 12 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं, 1 दिसंबर को क्या 1 मई को क्या मनाते हैं? 1 मई को लेबर डे मनाते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे। 12 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन डिड यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिक्लेयर 12 दिसंबर एज इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में कब घोषित किया? 2012, 2017, 2018 एंड 2019। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 2017 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि 12 दिसंबर को इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस जो है मनाया जाएगा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब है कि सभी के लिए क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए हर कंट्री की। और 2020 की थीम है हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन, सभी के लिए स्वास्थ्य और सबकी सुरक्षा करना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज वन बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड एट फिकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020। निम्नलिखित में से किस राज्य ने फिकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य प्रचारक खेल पुरस्कार जीता है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो कौन से स्टेट ने जीता है जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 दिए गए, तो बजरंग पुनिया और इलावेनिल वेलर को भी ये अवार्ड मिला है उनकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में। इसके अलावा अनिल कुंबले को बेस्ट कंपनी प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है उनकी एंटरप्राइज जो तैनविक स्पोर्ट्स है उसके लिए।
एंड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया को साथ में बेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा सुंदर सिंह गुर्जर को और सिमरन शर्मा को बेस्ट पैराथलीट अवार्ड मिला है और मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है। कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है राधाकृष्णन नायर को एथलेटिक्स के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर्स ऑफ इंडिया एग्रीड फॉर टाइमली एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन टू कंडक्ट फॉलोअप इन्वेस्टिगेशन इन ड्रग सीजर केसेस। ड्रग जब्ती मामलों में अनुवर्ती जांच करने के लिए भारत के निम्नलिखित पड़ोसियों में से किसने खुफिया सूचनाओं के समय पर आदान प्रदान के लिए सहमति व्यक्त की है? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। किस नेबर ने ऐसा किया है, जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज म्यांमार। तो अभी हाल ही में भारत और म्यांमार की 5th बायलैटरल मीटिंग हुई थी ड्रग कंट्रोल कॉपरेशन पे, तो उसी में ये एग्री हुआ था कि दोनों जो भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है फॉलोअप के लिए ड्रग सीजर के केसेस में इसको शेयर करेंगे। और क्योंकि म्यांमार इंडिया बॉर्डर जो है काफ़ी पोरस है, तो काफ़ी ड्रग की स्मगलिंग होती है इस रीजन में, खासकर याबा टेबलेट्स की, जो केमिकल नेम उसका मेटामिन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमने प्रीवियस डे के क्वेश्चंस और न्यूज़ कवर कर ली है। हम आज के क्वेश्चंस और न्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट इज डॉक्टर कैरोलिना अरोजो जो ब्राज़ील से हैं, इनको रामानुजन प्राइज मिला है फॉर यंग मैथमेटिशियंस 2020 और वो पहली गैर भारतीय बनी है इस प्राइज को पाने वाली। शी हैज़ वन द प्राइज फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री। तो एल्जेब्रिक ज्योमेट्री में बीजगणितीय ज्यामिति में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया, जिसके लिए उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हर वर्क इज ऑन बायरेशनल ज्योमेट्री, अ ब्रांच ऑफ एल्जेब्राइक ज्योमेट्री। तो एक जो ब्रांच है, एक शाखा है बीजगणितीय ज्यामिति की, विच इज बायरेशनल ज्योमेट्री, उस पर उनका कार्य था। वो मैथमेटिशियन है इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स रियो डी जेनेरियो में, और वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं कमिटी फॉर वुमेन इन मैथमेटिक्स एट इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन, और वो दूसरी महिला बनी है जिन्होंने रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस जीता है। प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्म डॉक्टर कैरोलिना अरोजो अबाउट विज्ञान ज्योति। उन्होंने विज्ञान ज्योति के बारे में डॉक्टर कैरोलिना अरोजो को बताया, जो कि एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसमें 100 गर्ल्स स्टूडेंट्स को 550 डिस्ट्रिक्ट से जो है टैप किया जा रहा है ड्यूरिंग 2020 टू 2025। ठीक है। ये जो प्राइज है रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस, इसको 2005 में स्टैब्लिश किया गया था ICTP नील्स हेनरिक एबल मेमोरियल फंड और इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन के द्वारा, और इसमें जो कैश अवार्ड है वो $15,000 का है। ये हर साल दिया जाता है यंग मैथमेटिशियंस को जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया होता है और जो डेवलपिंग कंट्री में रिसाइड कर रहे होते हैं, और इसमें जो मैथमेटिशियंस हैं उनकी एज 45 ईयर्स से कम होनी चाहिए, उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ICTP, दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स, और इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन, ये फंड प्रोवाइड करते हैं इस प्राइज के लिए, और IMO का इंडिया जो है एक मेंबर है, इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन का इंडिया मेंबर है। क्वेश्चन आपके लिए, रिसेंटली डॉक्टर कैरोलिना अरोजो हैज वन द रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस 2020। शी इज फ्रॉम विच कंट्री? हाल ही में डॉक्टर कैरोलिना अरोजो ने युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2020 जीता है। वह किस देश से हैं? इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एंड म्यांमार। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सी कंट्री से हैं वो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्राजील से हैं। नेक्स्ट इज, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ब्रेक डांसिंग जो है ये एक ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट बन गया है, और ये पहली बार 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में अपना डेब्यू करेगा, शुरुआत करेगा। ब्रेक डांसिंग को ओलंपिक्स में ब्रेकिंग के नाम से जाना जाएगा, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कंफर्म किया है कि 2024 के पेरिस गेम्स में ब्रेक डांसिंग भी जो है एक मेडल इवेंट होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि 3 और स्पोर्ट्स यानी कि स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग जो है
जो टोक्यो गेम्स हैं जो पोस्टपोन हो गए थे कोविड-19 के चलते, तो 2021 में जब होंगे तो वहाँ पे ये अपना डेब्यू करेंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की हम बात करें तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट इंडिपेंडेंट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो 1894 में स्थापित हुई थी। और जो भी समर या विंटर ओलंपिक्स होते हैं मॉडर्न वाले, सो उनको ये ऑर्गेनाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके हेडक्वार्टर्स लोशान स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और करंट प्रेसिडेंट इसकी थॉमस बाक है। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट एंड विल मेक इट्स डेब्यू इन 2024 पेरिस गेम्स। निम्नलिखित में से कौन आधिकारिक ओलंपिक खेल बन गया है और 2024 पेरिस खेलों में अपनी शुरुआत करेगा? स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग एंड ब्रेक डांसिंग। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी इजी क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ब्रेक डांसिंग। नेक्स्ट इज जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, शी टॉप्ड फोर्ब्स 2020 वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट। तो फोर्ब्स ने 2020 की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जो है वो जारी की है और उसमें जर्मन की जो चांसलर हैं एंजेला मर्केल, उन्होंने टॉप किया है और 10वीं बार लगातार 10वें साल उन्होंने अपनी फर्स्ट पोजीशन मेंटेन की है। इसके अलावा न्यू एंट्री है कमला हैरिस और ये यूएस की वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। इनको तीसरा स्थान मिला है इस लिस्ट में और रिसेंटली उनको टाइम्स 2020 पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया था जॉइंटली विद जो बाइडेन। कमला हैरिस फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन और फर्स्ट एशियन अमेरिकन है जिनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इलेक्ट किया गया है। इसके अलावा भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उनकी जो रैंक रही है 41st रही है लिस्ट में। लास्ट ईयर उनको 34th पोजीशन पे रखा गया था, तो इस बार उनकी रैंक थोड़ी नीचे गई है। HCL कॉर्पोरेशन सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोशनी नदार मल्होत्रा, इनको 55th पोजीशन मिली है और बायोकॉन फाउंडर किरण मजूमदार शॉ को 68th रैंक मिली है इस लिस्ट में। सो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन द फोर्ब्स 2020 वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट। फोर्ब्स 2020 की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की रैंक क्या है? 41st, 68th, 55th एंड 31st। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या रैंक है उनकी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है दैट इज 41st। नेक्स्ट इज सेबी ने एक नया डिपार्टमेंट फॉर्म किया है विच इज कॉर्पोरेशन फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और ये जो डिपार्टमेंट है ये फ्रॉड, डाइवर्जन ऑफ फंड्स, बैंक लोन और रिसोर्सेज के जो केसेस होते हैं उनसे, फ्रॉड के केसेस से डील करेगा। और एज ऑफ नाउ जो इन्वेस्टिगेशन और कॉर्पोरेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो सेपरेटली डील करते हैं फ्रॉड से बाय कंपनी प्रमोटर्स। CFID जो है ये डील करेगा विद केसेस जहां पर लैंडर्स, मैनेजमेंट और बाकी रेगुलेटर्स जो हैं वो फोरेंसिक ऑडिट को इनिशिएट करते हैं और साथ ही साथ ये उन एलिगेशंस को भी एग्जामिन करेगा जो ऑडिटर के द्वारा इल्ज़ाम लगाए गए हैं या फिर मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो रही हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जैसे वित्तीय विवरणों में सामग्री की गलत विवरण की भी ये जांच करेगा। CFID will investigate those complex transactions which involve resources of the listed entity and were done to benefit promoter या promoter group। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये उन जटिल लेन देन की जांच करेगा जिसमें सूचीबद्ध इकाई के संसाधन शामिल हैं और प्रमोटर या प्रमोटर समूह को लाभ देने के लिए वो जो है रिसोर्सेज जो है वो डाइवर्ट किए गए थे। CFID will also check misuse of resources like company land, guest houses और vehicles by प्रमोटर। तो CFID ये भी देखेगा कि जो प्रमोटर है वो कंपनी की ज़मीन, गेस्ट हाउस या वाहनों जैसे संसाधनों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। करंटली सेबी के 20 डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें कुछ है कॉर्पोरेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट 1, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट 2 एट्सेट्रा। सेबी की हम बात करें तो 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसको वैधानिक जो दर्जा मिला था वो 1992 में मिला था जब सेबी एक्ट बना था। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में लोकेटेड हैं और इसमें एक चेयरमैन होते हैं और करंटली यहाँ पर 4 होल टाइम मेंबर्स हैं चेयरमैन के अलावा। और इसके चेयरमैन कौन है सेबी के, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सेबी के करंट चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी है।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नवगठित विभाग का नाम क्या है? कॉरपोरेशन फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन फाइनेंस एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट एंड कॉरपोरेशन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कॉरपोरेशन फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज ईरान, इंडिया और उज्बेकिस्तान ने पहली बार ट्राइलेटरल मीटिंग हेल्ड की कि कैसे चाबार बंदरगाह का इस्तेमाल किया जाए। और ये जो मीटिंग है ये डिप्टी मिनिस्टर लेवल पर की गई थी और इस मीटिंग में डिफरेंट जो बायलैटरल इश्यूज हैं इन पर डिस्कशन हुआ था, जैसे कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। इसके अलावा ये जो डिस्कशन है, जो मीटिंग है, ये नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देगी इस क्षेत्र में और साथ ही इन कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन को भी बढ़ावा देगी। छाबार बंदरगाह की हम बात करें तो ये एक सी पोर्ट है जो कि साउथ ईस्टर्न ईरान गल्फ ऑफ ओमान पर लोकेटेड है। इसमें दो सेपरेट पोर्ट्स हैं, शाहिद कलंतरी और शाहिद बेजती पोर्ट। और ये भारत के लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक है क्योंकि ये भारत को ईरान और अफगानिस्तान से कनेक्शन प्रोवाइड करता है, पाकिस्तान को छोड़ते हुए, उसको दरकिनार करते हुए, और इसको इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के द्वारा जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है। उज्बेकिस्तान और ईरान की हम बात करें तो उज्बेकिस्तान की आप लोकेशन यहाँ देख सकते हैं और ये ईरान है। तो उज्बेकिस्तान जो है ये अपना बॉर्डर कजाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इन सब के साथ शेयर करता है। वहीं जो ईरान है ये अपना बॉर्डर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इसके अलावा कैस्पियन सी, फिर अजरबैजान, इधर इराक, पाकिस्तान, तुर्की इन सब के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और ईरान जो है ये वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है, वहीं उज्बेकिस्तान जो है ये सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है, वहीं ईरान कैपिटल तेहरान है, और उज्बेकिस्तान की जो करेंसी है वो उज्बेकिस्तानी सोम है। और जो करंट प्रेसिडेंट है उज्बेकिस्तान के वो शवकात मिर्जियोयेव है। और अभी हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक मीटिंग भी हेल्ड हुई थी जिसमें दोनों कंट्री के बीच में 9 जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन भी हुए थे। और ईरान के प्रेसिडेंट की हम बात करें तो हसन रूहानी इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। So question आपके लिए, which among the following country has participated in the trilateral meeting on the use of चाबार पोर्ट? चाबार बंदरगाह के उपयोग पर त्रिपक्षीय बैठक में निम्नलिखित में से कौन से देश ने भाग लिया है? इंडिया, ईरान, उज्बेकिस्तान, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? The correct answer will be option D, that is all of the above. नेक्स्ट इज यूनेस्को ने डिसाइड किया है दैट इट विल लॉन्च इंटरनेशनल प्राइज इन द नेम ऑफ शेख मुजीबुर रहमान इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी। रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को स्थापित किया जाएगा और ये 2021 से देना शुरू होंगे, ये लॉन्च होगा और ये हर 2 साल में एक बार दिया जाएगा। और जो भी यूथ होंगे, जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक इनिशिएटिव रहेंगे उनको रिवॉर्ड करने के लिए दिया जाएगा। इसका जो प्राइस मनी होगा वो $50,000 होगा। और इस साल बांग्लादेश जो है वो बर्थ सेनेटरी सेलिब्रेट कर रहा है शेख मुजीबुर रहमान की, उनकी जन्म शताब्दी को मना रहा है। यूनेस्को ने 2021 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी डिक्लेयर किया है, यानी कि सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। करंटली यूनेस्को ऑलरेडी 23 इंटरनेशनल अवार्ड्स इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर प्रदान कर रहा है। शेख मुजीबुर रहमान की बात करें हम तो ये बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन के नाम से जाने जाते हैं, जैसे भारत में फादर ऑफ नेशन के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। और शेख मुजीबुर रहमान फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी सर्व किया बांग्लादेश और ही हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। उन्होंने बांग्लादेश के स्वतंत्रता में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और साथ ही लोगों ने उनको बंगा बंधु का जो टाइटल है वो भी उनको प्रदान किया। सो क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनेस्को हैज़ अनाउंस्ड एन इंटरनेशनल प्राइज
विल बी स्टार्टेड इन द नेम ऑफ डैश। हाल ही में यूनेस्को ने एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की है जिसे डैश के नाम पर शुरू किया जाएगा। शेख मुजीबुर रहमान, एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी एंड प्रणब मुखर्जी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ने हैंडीक्राफ्ट्स और जीआई टॉयज को क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से एग्जेम्प्ट कर दिया है और इसी के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है जो 1 जनवरी 2021 से इफेक्ट में आ जाएगा। और ये इसलिए किया गया है ताकि जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है टॉयज़ का उसको बढ़ाया जा सके, उसकी सेल को बढ़ाया जा सके। और इससे क्या होगा, जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे इन द एरिया ऑफ टॉय प्रोडक्शन उनको सिनर्जाइज किया जा सकता है और सेल को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं इंडिजिनस टॉय के उसको भी मेंटेन किया जा सकता है। इसके अलावा ये गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है टीम अप फॉर टॉयज, ताकि भारत को टॉयज का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके, इसको ये बूस्ट करेगा। करेंटली 85% जो टॉय डिमांड है भारत की वो इंपोर्ट से फुलफिल होती है, जो चाइना, श्रीलंका, मलेशिया, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट से आते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक मार्केट है जिसको इंडिया टैप कर सकता है, जिस पोटेंशियल को जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है ऑन इम्पोर्ट फॉर द मैक्सिमम टॉय डिमांड उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। So question is, government has exempted which of the following products from quality control order? सरकार ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से निम्नलिखित में से किसे छूट दी है? ऑर्गेनिक हनी, वेजिटेबल ऑयल्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टॉयज एंड नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भौगोलिक संकेत खिलौने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, इंडिया ने एक मूवी सीरीज लॉन्च की है जिसका नाम सिनेमा स्कोप है और ये एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिप्लोमेट्स के लिए लॉन्च किया गया है इंडियन एम्बेसी के द्वारा। इस सीरीज में इंडियन फिल्म्स जो है वो रशिया में डब होंगी, रशियन लैंग्वेज में, कम से कम 2 दर्जन फिल्म, और ये स्टार्ट होंगी 3 इडियट्स मूवी से स्टार्ट होगी और ये एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट मीटिंग तक जारी रहेगी इन 2023 और इट इज लॉन्च टू ब्रिंग क्लोजनेस बिटवीन द मेंबर कंट्रीज थ्रू अ कल्चरल कनेक्ट। तो सांस्कृतिक संपर्क के माध्यम से सदस्य देशों को एक साथ लाने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विल सेलिब्रेट द एससीओ ईयर ऑफ कल्चर इन 2020। 2021 में शंघाई सहयोग संगठन संस्कृति वर्ष को मनाएगा। एससीओ की हम बात करें तो इसका फॉर्मेशन का अनाउंसमेंट 2001 में किया गया था 6 नेशंस के द्वारा। करंटली इसमें 8 मेंबर्स हैं क्योंकि जून 2017 में भारत और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था। इसके अदर मेंबर्स हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना में लोकेटेड है। सो क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज लॉन्च्ड अ मूवी सीरीज फॉर द एससीओ डिप्लोमैट्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवी सीरीज? हाल ही में भारत ने एससीओ राजनयिकों के लिए एक मूवी श्रृंखला शुरू की है। फिल्म श्रृंखला का नाम क्या है? पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, सिनेमा स्कोप एंड मूवी स्कोप। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सिनेमा स्कोप। नेक्स्ट इज, इजराइल और भूटान ने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, फॉर्मल औपचारिक जो राजनयिक संबंध है उनको स्थापित किया एट अ फॉर्मल सेरेमनी विच इज वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो दोनों साइड के जो एम्बेसडर्स थे वो उन्होंने न्यू दिल्ली में जो है एग्रीमेंट एक्सचेंज की कि भाई अब से इजराइल और भूटान जो है वो अपने डिफरेंट फील्ड्स में कॉपरेट करेंगे, जैसे वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर। करंटली भूटान जो है उसने फुल डिप्लोमेटिक टाइज जो है केवल 54 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन के साथ स्टैब्लिश किए हैं और कोई भी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है उसके साथ भूटान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। करंटली इजराइल ने अभी हाल ही में आपने पढ़ा था, हमने बताया था कि इजराइल ने मोरक्को के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस नॉर्मलाइज किए हैं। इसके अलावा बहरीन, सूडान और यूएई के साथ भी अपने डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो नॉर्मलाइज कर लिए हैं अंडर द यूएस ब्रोकर डील।
और इसको अब्राहम अकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, अब्राहम अकॉर्ड। इसराइल की हम बात करें तो ये मिडिल ईस्ट में लोकेटेड एक कंट्री है। वहीं भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है एशिया में। कैपिटल इसराइल की जेरूसलम है, भूटान की थिम्पू है। करेंसी इसराइल की इजरायली शकील है, वहीं भूटान की भूटान नगल्त्रम है। प्राइम मिनिस्टर इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू हैं, भूटान के लोटे शेरिंग हैं। और जो प्रेसिडेंट हैं इसराइल के वो करेंटली रूवेन रिवलिन है। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसराइल हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स डिप्लोमेटिक टाइज विद डैश इन अ फॉर्मल सेरेमनी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इसराइल ने नई दिल्ली में एक औपचारिक समारोह में डैश के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड म्यांमार। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भूटान। नेक्स्ट इज मणिपुर सेलिब्रेटेड 81st नूपीलैंड डे। तो 81वां नूपीलैंड डे जो है ये नूपीलैंड मेमोरियल कॉम्प्लेक्स इम्फाल में ऑब्जर्व किया गया। और जो भी ब्रेव मदर्स हैं जिन्होंने अपनी जो है जान गंवा दी ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट लड़ते लड़ते, तो उनको याद करने के लिए दिवस मनाया जाता है। विमेन ऑफ मणिपुर हैड फॉट द वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर इन 1904 एंड 1939। 1904 और 1939 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुर की महिलाओं ने युद्ध लड़ा था और इन वॉर्स को नूपीलान के नाम से जाना जाता है। द फर्स्ट वॉर वॉज ड्यू टू मास एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल ऑफ मणिपुर। तो जो पहला युद्ध हुआ था 1904 का, वो जो लोगों का बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा था उसके कारण हुआ था। और दूसरा हुआ था कि जो फेमाइन लाइक सिचुएशन आ गई थी, क्योंकि मणिपुर से जो सारा राइस था वो एक्सपोर्ट हो रहा था और इससे एकदम अकाल जैसा पड़ गया था। रानी गाइडनीलू, और ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट वुमेन फ्रीडम फाइटर है मणिपुर की। इनके अलावा मणिपुर के फ्रीडम फाइटर्स हैं मेजर पौना ब्रजभासी, हेपो जडोनांग, चिंगलेन सना, खुम्बोंग मेजर, लोइटोंगा जमदार एंड केसा जमादार। सो ये कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे जो मणिपुर से थे। सो क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट 81st नूपीलैंड डे। तो नूपीलैंड डे के बारे में क्या सही है? दिस वॉज सेलिब्रेटेड इन मणिपुर। इसको मणिपुर में मनाया गया। इट इज सेलिब्रेटेड इन द रिमेम्बरेंस ऑफ वुमेन हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स इन द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। यह उन महिलाओं की याद में मनाया जाता है जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में अपना बलिदान दिया था। सो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? 1 only, 2 only, both 1 and 2 and none of the above। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बोथ 1 and 2, दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर करंट अफेयर्स एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लिए हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और रोजाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए। अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और जो बच्चे एनटीपीसी के एग्जाम दे रहे हैं, आज से एनटीपीसी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, सो उन सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।